फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1962 के युद्ध के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जो है भारतीय और चीनी युद्ध के बीच में। देखिए, भारत और चीन का ये जो युद्ध हुआ था ये 1962 में हुआ था और इस युद्ध को आप बोल सकते हैं कि हारने का पूरा वजह हम लोग ही हारे थे। इस युद्ध को भारत ही इस युद्ध को हारा था, लेकिन इसका पूरा वजह जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर, क्योंकि अगर उस समय ये सरकार उतनी एक्टिव रहती तो ये युद्ध हम लोग नहीं हारते। शुरुआत होता है कहाँ से? इसका शुरुआत होता है 20 अक्टूबर 1962 से। स्थान रहता है इसका दक्षिणी किसीजिंग, जो अभी है अक्साई चीन, और अरुणाचल प्रदेश का दो क्षेत्र रहता है, जिसमें होता क्या है कि हम लोग को एक थ्रेट मिलता है कि भारत की सीमा के अंदर जो चीनी सैनिक है वो बहुत अंदर घुस चुके हैं और इसका जो रिएक्शन है वो कुछ हो नहीं रहा था। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था कि चाइना को मौका मिल रहा था। जब आप किसी के घर के अंदर घुसेगा और घर वाला भी कुछ नहीं बोले तो आप तो उसका घर के तिजोरी के अंदर जाके पहुंच जाइएगा ना। तो ये हाल हो गया था और सरकार इसमें एक्शन इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि सरकार जो थी वो 1962 से पहले बहुत ज्यादा बोल सकते हैं केयरलेस हो चुकी थी। जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू काठमांडू में आराम कर रहे थे, वही दूसरी ओर हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो लंदन में बिजी थे अन्य सम्मेलन में। साथ ही साथ इस युद्ध में हारने का सबसे मुख्य कारण और ये था कि भारत की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी। इतनी खराब नहीं थी कि वो युद्ध नहीं कर सकता था, युद्ध कर सकता था, लेकिन सिचुएशन ये था कि इस युद्ध में हम लोगों ने एक्टिविटी नहीं दिखाई। हमारी सरकार ने वो एक्टिविटी, वो बोल सकते हैं सीरियसनेस नहीं दिखाया, जिसके कारण यह युद्ध हम हार गए। 1962 में होता कुछ ऐसा है कि अचानक पता चलता है कि चीनी सेना हमारे जो मैकमोहन रेखा उसको पार करके अंदर घुस चुकी है और अक्साई चीन को वो अपने हाथ में ले ली है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को उसने अपने हाथ में मिला लिया है। इस चीज के जब पता चलता है, इस चीज के बारे में पूरे बोल सकते हैं कि सेनाध्यक्ष जो थे वो उस समय थे बृजमोहन कौल, उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत इसका रिएक्शन दिया और उन्होंने सीधा क्या किया, इस चीज को दिल्ली तक पहुंचाया। दिल्ली में तो थे नहीं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो थे कहाँ? वो थे सीधा काठमांडू में। और काठमांडू में जब उनको फोन किया तो वो बोले कि ठीक है, आप इसको आगे फॉरवर्ड करो और युद्ध करना शुरू करो, हम आ रहे हैं। जब वो आए तो इस बात में डिस्कशन हुआ और चीनी सेना को जो है कोशिश किया जाने लगा कि धीरे धीरे पीछे धकेला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास उतनी एक्टिविटी टेक्नोलॉजी नहीं था जो चीन के पास था। और हमारे पास देखिए उनसे अधिक, चीनी सेना से अधिक मात्रा में वायुसेना और बोल सकते हैं अधिक ताकतवर वायुसेना और जल सेना थी, लेकिन हम लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया। हमारी सरकार जो थी उस समय की 1962 की, उसने इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि जो हमारे रक्षा मंत्री थे उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये सब चीज करेंगे तो हो सके चीनी सेना क्या करेगी और एक्टिव हो जाए, और वो और एक्टिव होगी तो क्या होगा, वो हमें मार सकती है। देखिए, चीन जो है अक्साई चीन जो जैसा क्षेत्र में था और जिस क्षेत्र पर हमला हुआ था 1962 में, वो पहाड़ी इलाका था और बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका था और वहां पर हमारे भारतीय सैनिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि उस समय हमारे भारतीय सैनिकों के पास ओढ़ने के लिए अच्छे जैकेट्स नहीं थे जो ठंड में उन्हें बचा सकते थे। उन्हें जूते नहीं अच्छे मिल रहे थे, उन्हें अच्छी तरह की खाना नहीं मिल रहा था जिससे वो पोषित होकर लड़ सकते थे। क्योंकि जब आप सैनिक को अच्छा खाना नहीं दीजिएगा तो वो लड़ाई कैसे करेगा? जब उसे अच्छा तरह का ड्रेस नहीं दीजिएगा जो उसे ठंड से बचाएगा, जो उसकी सुरक्षा करेगा, तो वो युद्ध कैसे करेगा? यहाँ तक तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या, हमारे जितने सैनिक थे ना वो ठंड के कारण अधिकतर मारे गए और साथ ही साथ हमारे पास उतने आर्टिलरी बंदूक नहीं थे, उतने ज्यादा गोला बारूद नहीं थे कि हम चीन का सामना कर सकते थे। चीन की 80,000 फौज हमसे लड़ रही थी और हमारे देश के मात्र 10,000 से 12,000 सैनिक जो थे इस युद्ध में अपनी जान को जोखिम में डाल के देश को बचा रहे थे। और साथ ही साथ देखिए, इस युद्ध में हमारी सरकार ने उस समय एयरफोर्स और नेवी को एक्टिव कर दिया होता तो ये दुर्दशा होती ही नहीं, क्योंकि अगर एयरफोर्स और नेवी आ जाता तो ऑटोमेटिक पहाड़ के ऊपरी छोर पर हमारे सैनिक को चढ़ने में दिक्कत हो रहा था, उन्हें वहां जाने में दिक्कत हो रहा था। तो वो क्या करते, एयरफोर्स के द्वारा जितना भी था गोला बारूद को
करके ड्रॉप करके वहाँ पर चीनी सेना को पीछे धकेल सकते थे, लेकिन ऐसा हमारी सरकार ने नहीं किया। अब देखिए नहीं किया, इसका पीछे कारण कुछ और होगा, क्योंकि आपके घर में घुस रहा और आप उसको क्या कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास जो युद्ध का सामग्री है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सेना को बोल रहे हैं कि लो तुम जाओ तुम युद्ध लड़ो। तो पैदल सेना कितना लड़ेगी? उनको भी तो चाहिए। जहां 10 से 12,000 सैनिक हैं और वहां चीन 80,000 की मात्रा मारा, तो असंभव है वो युद्ध लड़ना जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी सही नहीं है। और चीन के समय देखिए, उस समय चीन का जो वायुसेना था उतना ज्यादा बोल सकते हैं एक्टिवेट नहीं था, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ना नेवी उतना पावरफुल था जितना हमारी सेना का था। लेकिन हमारी सरकार ने इसका सीधा यूज नहीं किया। आगे इसमें क्या होता है कि वो लोग जब अंदर घुसे तो इसको बोल सकते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आए थे और लगातार इतना युद्ध हो रहा था, इतना गोला बारूद हो रहा था कि भारत सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, भारत सैनिक सब जो बंदूक के आगे जो होता है उसका जो आगे का सिरा होता है उसमें उन लोगों ने क्या किया, उसमें उन लोगों ने चाकू लगाए और बहुत तरह का ऐसा बोल सकते हैं कि पुराने हथियारों को लगाया गया जिनसे वो लड़ के क्या किए, वही शहीद हो गए। इसमें आपको जान के बहुत यानी खराब लगेगा कि 1383 चीनी भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई और चीन का मात्र 722 सैनिक ही मरा। उसके बाद यहाँ तक तो चलिए हमारी सेना जो थी 1383 की संख्या मारी गई, साथ ही साथ 1696 सैनिक जो थे वो लापता हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं वो कहाँ गए हैं। क्या चीन उसको अपनी कैद में रखा है, क्या उन्हें मारा गया या फिर उन्हें क्या किया गया, कोई आता पता नहीं, सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है। उसके बाद 1047 सैनिक हमारे घायल हो चुके थे और 3968 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। तो आप सोच सकते हैं 1962 में हमारा भारत किस तरह था। देखिए भारत का इस युद्ध में हारने का एक कारण यह भी है कि आप कुछ ही साल पहले क्या हुए थे, आजाद हुए थे। हमारा देश कुछ ही साल पहले आजाद हुआ था और हमारे देश के पास उतनी ज्यादा मात्रा में सेना का एक्टिविटीज जो सामान होता वो नहीं था और आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका आर्थिक नीति पर, आपके इनकम पर पड़ता है, आपके देश का कितना कमाई है उस पर पड़ता है। तो आपके पास अगर सही कमाई नहीं है तो आप कैसे युद्ध लड़ेंगे? आपके पास अगर गोला बारूद खरीदने के पैसे नहीं है तो आप कैसे लड़ेंगे? उस समय आपके साथ रसिया भी नहीं था, इजराइल भी नहीं था, अमेरिका भी नहीं था, तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन देखिए जहां चीन एक और ये युद्ध जीता है वहीं पूरे विश्व में उसका किटकिटी भी हुआ, उसका नाम खराब हुआ, क्योंकि अमेरिका जैसा बड़ा देश ये कह चुका है कि चीन जो है उसके साथ जो भी दोस्ती किया है वो चीन ने उसी को काटा है। तो इस चीज को उस समय प्रूव कर दिया गया, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने इसका निंदा किया था, क्योंकि चीन पहला हमलावर था जिसने क्या किया था कि आगे से आके हमला किया था। भारत का इसमें कहीं भी कोई मुख्य रोल नहीं था। तो ये पूरा विश्व जानता है कि चीन अगर युद्ध जीता था तो उसने क्या किया था, एक तरफ युद्ध नियमों का पालन नहीं किया, उसको तोड़ा और उसके आधार पर क्या किया, देश को, अपने देश का नाम पूरे विश्व में खराब किया। पूरे विश्व उसकी इस बोल सकते हैं गिदड़ भक्ति, उसकी इस बोल सकते हैं कि चालबाजी को जान गया था। और अमेरिका जैसे देश ने कह दिया था कि हम दोस्ती कर सकते हैं तो सोमालिया से कर सकते हैं, हम वेस्ट इंडीज से दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये कब पलट के आप पर हमला करेगा इसका कोई पता नहीं है। अगला पॉइंट जो है वो बता रहे हैं आपको कि देखिए 4250 मीटर ऊपर ये युद्ध हुआ था। मतलब क्या कि माउंट जो होता है, माउंट एवरेस्ट जो था, या बोल सकते हैं जो हमारे पर्वत थे वो 4250 मीटर ऊंचाई पर यह युद्ध अधिकतर लड़ा गया। इसीलिए भारतीय सैनिकों के लिए ज्यादा टफ था, क्योंकि हमारे पास उस तरह के औजार नहीं थे। हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं थे, कपड़े से बने जूते हमारे जो सैनिक थे वो पहने थे। जो कपड़े के जूते हम लोग पहनते थे ना बचपन में, जो आप स्कूल जाने टाइम सफेद रंग के, उसी तरह के जूते हमारे सैनिक पहनते थे। और उन्हें ठंड से बचने के लिए उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए थे जिनसे वो ठंड से बच सके। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था कि वो ठंड के कारण भी मर रहे थे और सही पर्याप्त पोषण खाना नहीं मिल रहा था उन्हें, तो वो भी उनके लिए क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा तकलीफ का विषय था। और इस तरह से भारतीय सैनिक बहुत कमजोर हो चुके थे और जहां जहां देख रहे थे वहां भारतीय सैनिकों की लाशें दिख रही थी, क्योंकि वो मजबूर थे। अगर आमने सामने का लड़ाई होता तो वो भारत सैनिक जीत सकते थे, क्योंकि हमारे देश में उतनी ताकत है। लेकिन ये लड़ाई जो थी ये थी बंदूक और मिसाइल्स की, जिसमें भारतीय सैनिक हार रहे थे। उसके बाद यह युद्ध जो हुआ था ये जिनयांग एक स्थान था और जो तिब्बत, इसके बीच एक जगह हुआ, और दूसरा जगह जो था वो था बर्मा और आपका भूटान के बीच की जो सीमा थी।
देखिए ये जो सीमाएं थी, इस सीमा को चीन के साथ भारत का जो सीमा लगता है उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा में ही यह युद्ध हुआ था जब चीनी सैनिक भारत के लगभग 50 किलोमीटर अंदर आ चुके थे उस मैकमोहन रेखा को पार करके, ठीक है। और उसको पार करके जब वो अंदर आए तो उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका डटकर सामना किया है। लेकिन हमारी सरकार ने अच्छे कदम नहीं उठाए, जवाहरलाल नेहरू जी ने अच्छे कदम नहीं उठाए, जिसका कारण भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई और भारत इस यह युद्ध को हारता है, जिसमें भारत को अक्साई चीन गंवाना पड़ा। भारत ने अक्साई चीन को खो दिया। आज वह चीन के हाथ में है और एक भाग देखिए चीन ने 2 भागों पे हमला किया था, लेकिन युद्ध विराम जो जब हुआ लगभग 1962 में इसका युद्ध विराम होता है। तो युद्ध विराम जो 21 नवंबर 1962 को जब युद्ध विराम हुआ तो चीन ने अक्साई चीन को अपने हाथ में रख लिया। ये अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन बोल सकते हैं कि नमक का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। सॉल्ट का बहुत बड़ा भंडार है, तो वहाँ ये चारों तरफ से फैला हुआ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है नमक का। और जो दूसरा तरफ था अरुणाचल प्रदेश का, कुछ हिस्सा को वो लोग अपना हाथ में रखा, बाकी को छोड़ दिया। मतलब एक और उसने कब्जा किया और दूसरी और को युद्ध विराम नीति के तहत छोड़ दिया। तो उस पे आज भारत शासन करता है और अक्साई चीन पे चीनी सैनिकों का यह बोल सकते हैं चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का वहां पर कब्जा है। देखिए चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ये अक्साई चीन को क्या करती है? रिकवर करती है। हम लोग जैसे इंडियन आर्मी होती है ना, उसी तरह चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो चाइना की अपनी आर्मी है, जिसको बोल सकते हैं कि ये यही आर्मी जो है वो पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां पर शासन करता है ना, उसी तरह चीनी लिबरेशन आर्मी जो होती है वो क्या करती है? वो चीनियों पर बोल सकते हैं चीन के सरकार पर या चीन देश पर वो अपना आधिपत्य जमाती है। अगला चीज इसमें एक और पॉइंट है, देखिए 1964 में चीन ने क्या किया? चीन ने फिर से दुश्मनी दिखाई। दुश्मनी ये दिखाई कि पाकिस्तान के साथ वो जाके मिल गए और 1964 में ही चीन ने जो था पहला परमाणु प्रशिक्षण कर दिया और इसकी कुछ फॉर्मूलाज को चीन ने क्या किया? शेयर कर दिया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ताकि वे अपने सैनिकों को सुरक्षित रख सके और पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला कर सके। देखिए 1964 में चीन ने परमाणु मिसाइल बनाए हैं, परमाणु मिसाइल तैयार की है, लेकिन दिया है बाद में, ठीक है। तो ये सब घटनाएं हुई थी जिसके कारण 1962 में भारत ने यह युद्ध हारा, जिसके कारण आज अक्साई चीन उनके हाथ में है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिर हमारे हाथ में ही आएगा, क्योंकि अब ये 1962 नहीं रह गया है। अब भारत बहुत क्षेत्रों में चीन से आगे निकल चुका है और निकल रहा है। आज भारत जो है वो विश्व के उन देशों में गिना जाता है जो सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली है। हम जिस तरह चीन 1964 में परमाणु संपन्न देश बना था, उसी तरह भारत भी अब परमाणु संपन्न देश बन चुका है और भारत की जो अब इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा है। आप हाल फिलहाल में जो गलवान घाटी में हुआ उसमें सुने ही होंगे कि भारत के 20 सैनिक मरे थे, जबकि चीन के 40 से 60 सैनिक मारे गए। जहां भारत ने 20 सैनिकों को आत्म सम्मान के साथ उन्हें उनके घर में जाके पहुंचाया, वहीं चीनी सैनिकों ने उन लाशों को जो उनके सेना मरे थे ना, उन्हें क्या किया? गुपचुप तरीके से फिर से जमीन के अंदर नेस्तनाबूद करवा दिया। और भारत में जिस तरह एक शहीद का दर्जा मिलता है ना हमारे सैनिकों को, चीन में ऐसा कुछ नहीं है। चीन के लोग अगर चीन मान लीजिए कि चीन की कोई सेना मरती है ना, या कोई व्यक्ति अगर चीन का जो सैनिक है वो मरता है, तो वहां पर उस चीज को छुपा दिया जाता है, क्योंकि उससे उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारी नाकामी का पता चलेगा। और याद रखिएगा, चीन एक बूढ़ा देश है और भारत एक युवा देश है। हमारे देश में युवाओं की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है और हमारे देश में लेबर पावर जो है वो सबसे अधिक है, और वही चीन जो है अब बूढ़ा हो रहा है। इसलिए चाइना वालों, छोटे नाक वालों, थोड़ा ध्यान से सुन लो कि जितना छोटा नाक है उतना औकात रखो, नहीं तो अब भारत जो है ये 1962 के जैसा आपको छोड़ेगा नहीं। इस बार घर भी घुसेगा, मारेगा भी और हथियार भी लेगा जितना आपका जमीन है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।